हेलो क्लास, कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर डिस्कस किया था। कल डिटर्मिनेंट्स का सेकेंड लेक्चर था, आज डिटर्मिनेंट्स का थर्ड लेक्चर है। आज आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कल हमने ट्राई किया था, कल हमने सॉल्व किए थे 3×3 और 2×2 मैट्रिसेस कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम और आगे बढ़ते हैं, आज 4×4 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की। चलिए देखते हैं। 4×4 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4×4 मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमने मान लिया एक डिटर्मिनेंट्स या एक आपका मैट्रिक्स है ए, कैसा है 4×4, 1 1 A1 2 A1 3 A1 4, फिर A2 1 A2 2 A2 3 A2 4, फिर A3 1 A3 2 A3 3 A3 4, A4 1 A4 2 A4 3 A4 4। ये 4×4 आपका मैट्रिक्स दिया है, इसका डिटर्मिनेंट्स आपको फाइंड करना। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे, सबसे पहले A11 लेंगे और साथ ही साथ A11 के साथ में -1 की पावर 1 + 1 आता है, ये आएगा। कोफैक्टर अगर ले रहे हैं A11 आएगा, ये वाला टर्म आता है, और साथ ही साथ इसका माइनर आएगा। इसका माइनर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो हट जाएगी तो बचेगा क्या, इतना पार्ट आपका बचेगा, ये आपका माइनर शो करेगा। तो इसको हम लिखेंगे A22 A32 A42, फिर A23 A33 A43 A24 A34 A44, ये आएगा। फिर उसके आगे ये आएगा, इसको क्या क्या लिखेंगे, प्लस लगाते हैं। फिर A12, इससे पहले -1 की पावर 1 + 2 आएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की बात हो रही, तो 1 2 आएगा। और क्या आएगा, A12 आएगा। साथ ही साथ इसका माइनर लेंगे तो ये आपका ये रो एंड ये कॉलम जाएगा, तो A21 A31 A41 बचेगा। A21 A31 A41, फिर उसके बाद क्या बचेगा, A23 A33 A43, फिर A24 A34 A44, ये आएगा। फिर प्लस इस पे आएंगे तो ये भी पावर अब इसकी क्या हो जाएगी, +1 -1 की पावर कितना, 1 + 3, और कितना आएगा A13। और साथ ही साथ अब जब हम ये एलिमेंट लेंगे तो ये आपका रो और ये कॉलम जाएगा, A12 बचेगा, सॉरी 21 A31 A41, और क्या बचा, A22 A32 A42 बचा, और लास्ट A24 A34 और A44 बचा, ये आ जाएगा। साथ ही उसके बाद जब लास्ट वाला एलिमेंट हम लिखेंगे तो प्लस से ही ये भी ऐड होगा। इसको क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 4, और ये क्या आएगा A14,
अब इसमें क्या बचा, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो ये 3 आपके बचेंगे। तो A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43, ये आपका आएगा। तो इस तरीके से 4x4 मैट्रिक्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, हमको 3x3 मैट्रिक्स मिल रही है, सब में कितनी 4 3x3 मैट्रिक्स आपको मिल रही है। तो 3x3 मैट्रिक्स हमने सॉल्व की थी, उसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके जो भी आंसर आएंगे वो यहाँ लिखेंगे, इसका जो आंसर आएगा यहाँ, सभी जगह पर सभी मैट्रिसेस सॉल्व करके उनके आंसर लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमको 4x4 मैट्रिक्स के आंसर मिल जाएंगे। तो ये तरीका है 4x4 मैट्रिक्स सॉल्व करने का। और भी इससे भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, और भी ज़्यादा, पर वो उतना आएगा नहीं आपके में। तो 3 मैक्सिमम आपके पास 2, 3 एंड 4 ही पूछा जाता है, 4 भी बहुत ही कम आता है। 3x3 मैट्रिक्स तक ही सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपके इस तरीके से डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की, हम उस पर आते हैं। चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हमने मान लिया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक मैट्रिक्स आपको दी है, ए इज इक्वल टू P Q R A B C X Y Z, ये आपको मैट्रिक्स दी है, ठीक है। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज में केवल कॉलम और रो इंटरचेंज हो जाती है। कहने का मतलब जो कॉलम होगा वो रो हो जाएगी, जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ए टी हम लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, ये क्या है रो, तो ये कॉलम में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा पी क्यू आर। इसी तरह ये रो है तो ये कॉलम में ए बी सी और एक्स वाई जेड, तो ये आपका इसका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालें तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ the value of Q symmetry determinant of odd order is 0 अब सबसे पहले एक पॉइंट आया क्यू सिमेट्री। क्यू सिमेट्री क्या होता है, जैसे हमने मान लिया एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है
और वो आपको क्या दी है, मान लें अगर स्क्यू सिमेट्री है तो स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री पहली चीज क्या होनी चाहिए, उसके डायगोनल क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल क्या हो, 0 हो, और साथ ही साथ उनके करेस्पॉन्डिंग या फिर हम डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे हमने मान लिया ये अगर a है तो ये -a हो, ठीक है, ये आपका p है और ये आपका q है, तो ये आपका -p हो और ये आपका -q हो। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री में पहली चीज डायगोनल आपका क्या होना चाहिए, 0, और साथ ही साथ ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे में क्या अपोजिट होंगे, मतलब माइनस साइन से रिप्रेजेंट होंगे, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, साइन में अलग होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब कह रहा है कि कोई भी वैल्यू क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट्स अगर हम इसका निकालेंगे ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का मतलब जैसे 1 × 1, 3 × 3, 5 × 5, ये आपके ऑड ऑर्डर है। तो ऑड ऑर्डर के जितने भी स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट अगर निकाल रहे हैं ऑड ऑर्डर का, तो वो हमेशा क्या आएगा, 0। मतलब इसकी अगर हम बात करें तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या आना चाहिए, 0। तो देखते हैं क्या 0 आता है या नहीं आता है, तो निकालो देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले 0 लेंगे, तो ये तो 0, फर्स्ट पार्ट तो 0 ही आ गया, दूसरा पार्ट -a आएगा, और फिर क्या होता है जब ये आपका रो और ये कॉलम जाएगा तो बचेगा -a और 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, और ये बचा क्या आपके पास, ये जब हमने पॉइंट लिया तो ये और ये चला गया, तो बचेगा आपके पास ये और ये और ये और ये, माइनस का PQ आएगा, ठीक है, और माइनस पहले से लगा होता है तो ये प्लस का PQ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद P क्या होगा, वो पॉजिटिव P होता है, जब पॉजिटिव P लेंगे तो ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो बचेगा माइनस का AQ, माइनस का माइनस प्लस का हो जाएगा AQ, और ये माइनस का 0 आ जाएगा, इससे कोई मतलब 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस का APQ और प्लस का APQ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई कि स्क्यू सिमेट्री जो भी डिटर्मिनेंट अगर निकाल रहे हैं किस ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ any two rows or columns, if any two rows or columns of a determinant be interchanged the value of determinant change in sign only, change in sign only, sign only। कहने का मतलब अगर किसी का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, जैसे ए दिया है आपको और उसमें रो या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें, रो या
कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट में केवल माइनस में चेंजेस आएगा। जैसे हमने एक ए मान लिया, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड ये दिया, हम क्या करें, ये रो है तो रो 1 R1 को R2 से अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो R1 को R2 से चेंज करेंगे तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू, जब चेंज करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, और क्या आ जाएगा माइनस का, तब ये आपका हो जाएगा P Q R A B C और X Y Z। अगर ये हम चेंजेस कर रहे हैं और दोनों के हम डिटर्मिनेंट निकालें, मान लेते हैं ये न्यू आपका डिटर्मिनेंट बन गया B, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, A का डिटर्मिनेंट और B का डिटर्मिनेंट निकालें, तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब चाहे हम रो को इंटरचेंज कर लें, चाहे कॉलम को इंटरचेंज कर लें, रो या कॉलम को इंटरचेंज करने पर केवल और केवल माइनस का डिफरेंस आएगा, बाकी सब और बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है, इफ ए डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल then their determinants या its value is 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हैं, 2 रोज और 2 कॉलम एक जैसे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए ए आपका एक मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपकी है वो ए बी सी, ये भी ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये आपको मैट्रिक्स दी है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने लिखवाया इफ ए डिटर्मिनेंट हैज एनी 2 रोज और कॉलम आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0, देन इट्स वैल्यू इज 0। मतलब इसमें अगर एक जैसे रो या एक जैसे कॉलम मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 5 क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी कांस्टेंट से अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट के या तो किसी एक पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं होगा। किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट या फिर किसी भी एक रो के एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए हमने क्या लिया है, एक हमने एलिमेंट, जैसे एक हमने डिटर्मिनेंट लिया ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ये हमने डिटर्मिनेंट लिया था। अब इसमें हम अगर
k से मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये क्या होगा, के ए होगा। तो के ए क्या होगा, इसको या तो हम फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करें, के ए, के बी, के सी, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, या तो ये होगा, या फिर हम सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? इसका मतलब अगर k से इधर हम मल्टीप्लाई तो इसमें भी हो सकता है, किसी एक में ही करेंगे, या तो इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें। ठीक है, अगर कॉलम में करना चाहें तो कॉलम के लिए भी और के ए लिख सकते हैं। के ए इज इक्वल टू, कॉलम में कैसे, कॉलम में करेंगे तो के ए, के पी और के एक्स, बाकी किसी में आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर के ए हम फर्स्ट कॉलम में भी कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम में भी कर सकते हैं, थर्ड कॉलम में ही करेंगे। जिसमें करना चाहेंगे उसी में चेंजेस आएगा, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद बढ़ते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम k से मल्टीप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स A में k से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें, वो इक्वल टू किसके होगा, k की पावर n मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखते हैं कैसे। जैसे हम यही मान लेते हैं यही आपका डिटर्मिनेंट दिया है, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। जैसे हमने कहा A है, A आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कितना, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये आपका क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है। इसमें अगर हम k से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में अगर k से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होता है। तो सारे एलिमेंट्स में अगर मल्टीप्लाई हम करें, जैसे हमने कहा के ए से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो इसमें भी के ए आएगा, के बी होगा, के सी होगा, इसी तरह के पी होगा, के क्यू होगा, के आर होगा, इसी तरह के एक्स होगा, के वाई होगा, के जेड होगा। तो ये सब में मल्टीप्लाई होगा अगर के से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, के ए का डिटर्मिनेंट जो भी आएगा इसमें क्या होगा, इसमें के कॉमन मिलेगा, इसमें के कॉमन मिल जाएगा, इसमें के कॉमन मिल जाएगा, मतलब के क्यूब आ जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे ही हम अलग अलग रो से कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो से कॉमन लिया के, तो बचेगा ए बी सी, फिर सेकेंड रो से भी कॉलम के लेंगे तो फिर पी क्यू आर, थर्ड रो से भी कॉलम के मिलेगा तो फिर एक्स वाई जेड। तो यहाँ तो के तीन कॉमन मिल रहे हैं तो के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा क्या, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको हम लिख के आ सकते हैं के ए इज इक्वल टू के क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिखा जा सकता है। कहने का मतलब n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिस भी पावर की मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, वो यहाँ पे पावर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर n is the order of A। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। फिर सेवेंथ प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है देखिए,
सेवेंथ प्रॉपर्टी है एडिशनल डिटर्मिनेंट्स या एडिंग डिटर्मिनेंट। एडिंग डिटर्मिनेंट का मतलब कि दो डिटर्मिनेंट आपस में ऐड हो रही होंगी, तो उनको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जैसे हमने कहा एक A1 B1 C1 है, दूसरी A2 B2 C2 है, तीसरी A3 B3 C3। इसको प्लस करना है X Y Z A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक, ये आपको ऐड करना है, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स आपको ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करके हम आगे जो लिखेंगे वो क्या होगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि A1 और X क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस फिर उसके बाद B1 और Y ऐड हो जाएंगे, फिर C1 और Z ऐड हो जाएंगे। बाकी आप देखेंगे तो A2 B2 C2 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें A3 B3 C3 इसमें है, इसमें भी है। तो इनको हम सेम ऐसे ही उतार देंगे, A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, जैसे हमने तो ये लिख के दे दिया, आप सर कैसे इसका प्रूफ क्या होगा कि यही आएगा ऐड करने पर। तो जैसे हमने 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व की थी, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये पार्ट अलग मिल जाएगा, ये पार्ट हमको अलग मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखते हैं, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, या आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करो तो A1 ब्रैकेट में क्या आएगा, A1 लिया तो ये मल्टीप्लाई B2 C2 या B2 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस का B1 लिया तो ये आएगा, तो क्या आ जाएगा, आएगा आपका A2 C3 माइनस A3 C2, ये आ गया। फिर थर्ड C1 लेंगे तो C1 लेने पर क्या आएगा, A2 B3 माइनस A3 B2, ये आ जाएगा। ये तो हमने इसको सॉल्व किया। फिर प्लस से वो जुड़ा है तो प्लस x वाला लेंगे, तो x वाला लेने पर आएगा तो यही x वाला ले लो, तो B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस y लेंगे तो A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस वाला z लेंगे तो आएगा A2 B3 माइनस A3 B2, ये आ गया। अब एक चीज देखिए, इस वाले में और इस वाले में ये कॉमन मिल रहा है। ठीक, तो जब ये कॉमन हम ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, A1 बचेगा और x बचेगा, A1 प्लस x, और बाहर क्या बचेगा, दूसरा आएगा B2 C3 माइनस C2 B3, ये आएगा। ठीक है, फिर माइनस, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में माइनस का कॉमन आएगा और बचेगा क्या, B1 प्लस y बचेगा, और अंदर आपका यही आएगा A2 C3 माइनस A3 C2। अब लास्ट इसमें और इसमें क्या कॉमन है, प्लस C1 प्लस Z आएगा। C1 प्लस Z आया तो बचेगा क्या, आगे बचेगा आपका A2 B3 माइनस A3 B2, ये बचा। अब देखिए, अगर हम इस वाले को सॉल्व करते हैं या फिर
जैसे हमने इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको सॉल्व करके क्या उस फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं a1x a1 प्लस एक्स b1 प्लस वाई c1 प्लस जेड। और नीचे क्या आएगा? नीचे आपके यही सब आएंगे, a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिंग डिटर्मिनेंट्स हो गए। जब ये एडिंग डिटर्मिनेंट्स हैं तो स्प्लिटिंग भी तो कर सकते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब दोनों अलग अलग भी तो कर सकते हैं। मतलब अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वही है, स्प्लिटिंग डिटर्मिनेंट्स। स्प्लिटिंग डिटर्मिनेंट्स का मतलब डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग करना। तो स्प्लिटिंग भी वही हो गया, एडिंग भी वही हो गया। जैसे हमने ऐड करके इसको लिखा है, वैसे स्प्लिट करने का मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये स्प्लिटिंग डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब इससे और आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी, 7th नंबर था ये आपका। फिर 8th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 8th नंबर प्रॉपर्टी आपकी क्या है? स्प्लिटिंग हो गया। इसके बाद देखिए स्प्लिटिंग के बाद में जैसे हमने मान लिया दो मैट्रिसेस हैं या दो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड, जैसे हमने कहा ए बी आपका है, ए बी दो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट दिए हैं, उनको मल्टीप्लाई करके उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, या फिर दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करके तब मल्टीप्लाई करने पर दोनों के आंसर आपके क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ए बी का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू बी का डिटर्मिनेंट्स। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट आपका क्या दिया है? एक आपका ए दिया है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, ए आपका क्या दिया है? ए इज इक्वल टू 3 2 5 1, एक ये दिया है। और दूसरा बी आपका क्या दिया है? बी आपका दे रहा है 1 2 3 1, ये आपको ए बी दिए। अब यहाँ पे हम पहले ए का निकाल लें। ए का डिटर्मिनेंट अगर निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 10 से, 3 में से 10 गए, 3 माइनस 10 अगर कर रहे हैं तो आएगा माइनस का 7। ठीक, इसी तरह बी का अगर करें तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं क्या? b इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 1 की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी और माइनस 3 2 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का आपका 5। ये दोनों -5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तब इनका डिटर्मिनेंट्स निकालना। तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या होगा? ए बी। मल्टीप्लाई हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो वही तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको उठाएंगे, रो का कॉलम से होगा, तो रो ये है, कॉलम से उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और 2, 3 और 6, तो पहले आ जाएगा 3 और 6 9। फिर उसके बाद इसको उठाओ, इस पे रख दो, तो 6 और 2, 6 और 2 8। ठीक है, फिर अब इसका देखते हैं, 5 और 3 का होगा, तो 5 और 3 8। फिर इसका उठा के हम इस पे रख देंगे, 10 और 1 का मल्टीप्लाई 11, ये आया। अब इसका ए बी का डिटर्मिनेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? 99 माइनस 64, माइनस कर लो, देखते हैं कितना आता है। 9 में से 4 गए, आएगा 5। ठीक है, और
9 में से 6 गए, आ जाएगा 3, 35। ये आया हमारा 35, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं क्या a और b का मल्टीप्लाई भी हमारा सेम आता है। a इंटू बी अगर कर रहे हैं तो क्या सेम आएगा, -7 इंटू -5, इसका भी कितना आया 35, तो वो भी आपका 35 आया, ये भी 35 आया। मतलब ए बी का मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें या दोनों के डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, दोनों के आंसर हमारे क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसके आगे और बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर 0 आता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं और अगर वो 0 आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 नहीं आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें, जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे हमने कहा एक मैट्रिक्स ए है, ये क्या है 1 2 और ये भी 1 2। अगर हम इसका निकालें तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी टाइप का अगर 3/3 का निकालते हैं, वो भी 0 अगर आ रहा है तो वो भी सिंगुलर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। फिर इसके आगे और बढ़ते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 10। 10 प्रॉपर्टी देखिए, 10 प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझने वाला है। इस वाले में देखिए, अगर कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया है और उसमें अगर रो या कॉलम में आप चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे हमने मान लिया ए आपको मैट्रिक्स दी है, ये क्या है 1 2 3 5 6 1 3 2 1, ये मैट्रिक्स आपको दी है और इसका डिटर्मिनेंट आप चाहते हैं चेंज करना। तो अगर आप चेंजेस कर रहे हैं, फर्स्ट रो में चेंजेस अगर कर रहे हैं, फर्स्ट रो में मान लिया हम चेंजेस करना चाहें तो हम क्या करेंगे, R1 में कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हम नहीं करेंगे, बाकी किसी भी हम में मल्टीप्लाई या हम डिवाइड कर सकते हैं। R1 में चेंजेस चाहते हैं तो R1 में कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह कॉलम में भी हम चाहें तो नहीं कर सकते। जैसे R2 अगर ले रहे हैं तो R2 को तो ऐसे ही रखेंगे, -R3 करना चाहो तो कर सकते हो, या +2R1 करना चाहो तो कर सकते हो। इसी तरीके से कॉलम में भी इंटरचेंजेस हम करेंगे। अगर हम ये करना चाहें, जैसे R2 हम ले रहे हैं और हम लिखें R1 + R3, तो ये गलत है। या फिर R1 में हम चेंजेस करना चाहें और लिखें 2R1 - 2R2 + 3 या +R3, तो ये भी आपका गलत है। हमको क्या रखना है, R1 को सिंगल रखना है, क्योंकि यहाँ हम R1 में चेंजेस चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 10 प्रॉपर्टीज हो गई। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं 1-2, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी आप इसके क्वेश्चन ट्राई करिएगा और कमेंट्स में क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप कह सकते हैं। थैंक यू क्लास।